हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम द इनव। फ्रेंड्स, आज जो हम करने जा रहे हैं वो बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर का ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर 3 है, लेसन 3 है। तो फ्रेंड्स, इस लेसन के अंदर में आप जो लेसन का नाम है सोल के हिसाब से वो आपको बताया गया क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय व्यापार समझौते एवं संस्थाएं। इसके अंदर हम दो टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौते जो किस तरह से किए गए थे और किन संस्थाओं के थ्रू किए गए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इसके अंदर दो नॉर्मली बेस जो टॉपिक है, मेनली टॉपिक है जो वो क्लियर होता है, एक आईएमएफ और डब्ल्यूबी। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डब्ल्यूबी वर्ल्ड बैंक, ठीक है, विश्व बैंक। ये दो टॉपिक क्लियर होते हैं, दोनों से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये वीडियो हम दो पार्ट में टोटल करने वाले हैं। पहला पार्ट आपका आईएमएफ का है, जो ये चल रहा है वो आईएमएफ के ऊपर होगा। सेकंड पार्ट जो आपका आएगा वो वर्ल्ड बैंक के ऊपर होगा, क्योंकि ये दोनों ही मौद्रिक बैंक है, मतलब एक तरह से ना मौद्रिक संस्थाएं थी, ठीक है, वित्तीय संस्थाएं थी जिनके ऊपर में क्वेश्चन बनता है। इसमें जो क्वेश्चंस बनता है, सबसे पहले फ्रेंड मैं वो बताऊं तो आईएमएफ के कार्य, आईएमएफ क्या मतलब क्या कार्य है, किस तरह उसका उसकी क्या शाखाएं हैं, ठीक है, किस तरह से वो ऋण देता है, क्या रूल है रेगुलेशन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आईएमएफ किस तरह से सहायता करता है। सेम इसी तरह क्वेश्चन डब्ल्यूबी के लिए भी आता है, वर्ल्ड बैंक के लिए भी, कि वो किस तरह से कार्य करता है, उसके कौन से अंग हैं, ठीक है, उसकी संस्थाओं के नाम बताओ, वो किस तरह से ऋण प्रदान करता है, ऋण प्रदान करने का तरीका क्या है। इस तरह से क्वेश्चन करके दोनों में बनते हैं। ठीक है, तो दोनों में से किसी में से भी एक का बारे में पूछा जाता है, कई बार दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, दोनों को लेकर पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले फ्रेंड्स हम करेंगे क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय व्यापार के बारे में, हम पढ़ेंगे कि होता क्या है क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय व्यापार। तो फ्रेंड्स, अच्छा लेसन है, आई होप सो आप अच्छे से इंजॉय करोगे और पढ़ोगे फ्रेंड्स। और दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊं आपको, तो ये जो आपका एग्ज़ाम है 28 अप्रैल को है, ग्लोबलाइजेशन का एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स, उसके लिए अच्छे से तैयारी करें। और दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर आप बुक से ना पढ़ाकर मतलब पॉइंट से कराओ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बुक से भी पढ़ो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है और इजीली कवर हो जाएगा। डोंट वरी, आप समझ में जाओगे अगर आप सही से पढ़ोगे, एक बार वीडियो देखने के बाद समझ जाओगे फ्रेंड्स। और एक और लास्ट रिक्वेस्ट फ्रेंड्स, लास्ट 6 जून को हमारा एक टारगेट है, तो प्लीज़ यार उस टारगेट को कंप्लीट करवाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जिससे हम आने वाली और वीडियो जल्दी जल्दी डाल सकें। ठीक है, इंस्पायर होकर आपसे डालते हैं वीडियो, तो फटाफट यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। और स्टार्ट करते हैं चैप्टर को फ्रेंड्स। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्षेत्रीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौते होते क्या हैं, तो क्षेत्रीय और बहुपक्षीय दो चीज़ें हैं इसके अंदर में। क्षेत्रीय कहने का मतलब ना, ये जो क्षेत्रीय व्यापार समझौते हुए किसी मतलब विशेष क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समझौते को कहा जाता है। मतलब एक विशेष क्षेत्र, एक मतलब लिमिटेड क्षेत्र है, एक पीरियड है, मतलब एक जगह है, उसके अंदर में आने वाले जो व्यापार समझौते हैं वो क्षेत्रीय समझौते कहलाते हैं एक तरीके से। ठीक है, कहता है उसमें दो या दो से मतलब क्षेत्रीय समझौते तो हुआ जिसके अंदर ना दो या दो से अधिक देशों पे मतलब ना प्रतिबंध या मतलब उनको आगे पीछे करके किया जाता है। अगर आपके बुक के अकॉर्डिंग में जाऊँ तो बुक के अकॉर्डिंग में आपके एक डेफिनेशन दे रखा है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। कहता है क्षेत्रीय व्यापार समझौता एक आर्थिक व्यापार समझौता है जो कि किसी विशेष क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दो या उससे अधिक देशों के व्यापार पर लगे प्रतिबंध को कम करने के लिए किया जाता है। मतलब देखो, कहने का मतलब क्षेत्रीय समझौता होता क्या है, पहले हम क्षेत्रीय करते हैं फिर बहुक्षेत्रीय बहुपक्षीय। क्षेत्रीय होता क्या है कि दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो व्यापार है, किस तरह से लेन देन की जा रही है, क्या है टर्म कंडीशंस, उनके बारे में हम जब बातचीत करते हैं, किस तरह उनके जो प्रतिबंध हैं या फिर लगे हुए, जैसे मान लो हम ना पाकिस्तान के साथ व्यापार, अभी जो पुलवामा अटैक हुआ था तो हमारी भारत सरकार ने पाकिस्तान का साथ व्यापार में बहुत सारा ढिलाई किया और महंगाई बढ़ा दी। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें, तो वो क्षेत्रीय समझौते क्या होते हैं कि दो क्षेत्रों को लेकर समझौते हुए तो आपस में व्यापार को ईजी कर दी जाती है व्यापार, और आपस में व्यापार का वो स्वरूप बढ़ जाता है कि भाई तुम ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, तुम मेरा पूर्ति करो, मैं तुम्हारा पूर्ति करूँगा। तो ये क्षेत्रीय समझौते होते हैं। अब बहुक्षेत्रीय समझौते एक देशों के बीच में होते हैं जिसमें व्यापार को लेकर ना संधियाँ की जाती हैं, व्यापार को लेकर संधियाँ की जाती है। बहुत सारे दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो समझौते होते हैं वो बहुक्षेत्रीय समझौते होते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय समझौते के अंदर में कुछ स्टेप्स भी आते हैं जिसको हम कहते हैं कि एक क्षेत्रीय व्यापार समझौता मुफ्त व्यापार समझौता हो सकता है। जो क्षेत्रीय व्यापार समझौता होता है वो क्या हो सकता है, मुफ्त व्यापार समझौता होता है भाई, कोई वो रूल रेगुलेशन नहीं, मुफ्त व्यापार समझौता। इसमें दूसरा पॉइंट वो कहता था कि एक क्षेत्रीय व्यापार समझौता सीमा संघ हो सकता है, मतलब एक सीमा के दायरे के अंदर भी, मतलब सीमा टेरिटरी के अंदर भी, कि भाई ये इतना से इतने दूर तक ही रहेगा और उसके बाद नहीं है। इस तरह की चीज़ें भी हो सकता है। कहता है तीसरा, एक क्षेत्रीय व्यापार समझौता सदस्य राष्ट्रों के बीच में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण समझौता भी हो सकता है।
भाई सदस्यों के बीच में ना सिर्फ आर्थिक एकीकरण का जरिया बन सकता है क्षेत्रीय समझौता, ये कहा जाता है। और नॉर्मली अगर हम बात करते हैं बहु क्षेत्रीय समझौते की, मतलब बहुपक्षीय समझौते की, तो कहता है बहुपक्षीय समझौता व्यापार समझौते के साथ साथ कुछ देशों के साथ किया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर में ना मतलब ये सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि सभी के साथ साथ समान व्यवहार और कार्य क्षेत्र में अल्प विकसित के साथ प्रतिस्पर्धा होती है, कम प्रतिस्पर्धा होती है। मतलब ना जो बहुत क्षेत्रीय समझौता होता है देशों के बीच में की जाती है भाई, देशों के बीच में करने के साथ ना वो उसमें प्रतिस्पर्धा कम होती है। अगर मान लो क्षेत्रीय समझौता होता है तो उसमें ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होती है, पर बहुपक्षीय समझौते में क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा कम होती है, उसमें दो या दो से अधिक देशों का सम्मेलन होता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हम बात करते हैं, पर ये मेन नहीं है। मेन आपका यहाँ पर आता है आईएमएफ और डब्ल्यूबी के बारे में, कि जो आप पढ़ने वाले हो आगे कि आईएमएफ क्या है, डब्ल्यूबी क्या है, उसके बारे में। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं आईएमएफ और डब्ल्यूबी, ठीक है। आईएमएफ की अगर हम बात करें तो आईएमएफ एक बहुपक्षीय संस्था है, ठीक है। जो ये डब्ल्यूबी आईएमएफ जो आते हैं सारे बहुपक्षीय संस्था में आते हैं, ठीक है। बहुपक्षीय संस्थाएं किस तरह से, क्योंकि ये सारे ना पूरे विश्व को लेकर चलने का काम करती हैं, इनके आपस में संधियां करवाती हैं। बहुपक्षीय समझौता, मैं बहुपक्षीय क्यों कह रहा हूँ उनको, आईएमएफ और डब्ल्यूबी को बहुपक्षीय कहने का मतलब क्या, क्षेत्रीय क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व के लिए वर्क करती है। विश्व तक के लिए वर्क करने का मतलब क्या होता है कि ये जिस तरह से पाकिस्तान के साथ बिहेव करे उस तरह से हमारे इंडिया के साथ भी बिहेव करती है, ठीक है। अगर पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है तो पाकिस्तान को भी देती है, भूटान को जरूरत है तो भूटान को भी देती है, जो जो उसके सदस्य राष्ट्र हैं, या फिर जैसे भी उसकी जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से फुलफिल करती है, ठीक है। तो ये बहुपक्षीय व्यापार समझौता और आपस में एक दूसरे को जुड़वाती है व्यापार करने के लिए, ठीक है। अगर सपोज करो अमेरिका हमारे साथ व्यापार नहीं कर रहा, या फिर अमेरिका हमारे किसी चीज़ को लेकर नहीं रहा, तो ये आपस में करवाती लेन देन की, यार चलो यार बातचीत कर लो, ये कर लो, सहयोग कर लो। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हम जानने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपना आईएमएफ का बारे में, ठीक है। तो आईएमएफ की नॉर्मली अगर मैं स्टार्टिंग करूँ तो आईएमएफ की जो स्थापना हुई 24 जुलाई 1944 को हुई, ठीक है। इसकी जो स्थापना होती है 24 जुलाई 1944 को हुई, ठीक है। आईएमएफ की स्थापना हो जाती है भाई। इसके बाद होता है इसका मेन जो रीज़न था, जो उद्देश्य था, पर्पस था स्थापना करने का, क्या था, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक सहयोग करना भाई। इसका मतलब था, सबसे बड़ा जो रीज़न था कि विश्व में आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना और आर्थिक सहयोग प्रदान करना, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फ्रेमवर्क और मेन कार्य माना गया। जिस समय इसका स्थापना हुआ था उस समय विश्व जो था आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, और कई सारे देश जो थे आर्थिक मंदी की बहुत बुरी चपेट में था। आर्थिक मंदी, इन्फ्लेशन, ये सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा बड़े प्रभाव में थे। तो उसके कारण से आईएमएफ की स्थापना किए जाने का सबसे बड़ा कारण बनता है कि उन सभी देशों जो अभी आर्थिक मंदी और आर्थिक जो इन्फ्लेशन, महंगाई से जूझ रहे हैं, व्यापार रोजगार से जूझ रहे हैं, तो उनको एक ना स्टार्टअप मिले कि वो बढ़ सके, उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। तो आईएमएफ, वर्ल्ड डब्ल्यूबी जैसे बैंकों का स्थापना हुआ। फ्रेंड्स जो आईएमएफ में आ रहा है लगभग आधा ज़्यादा पॉइंट ना डब्ल्यूबी में भी आने वाला है, ठीक है। कि तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, जिससे आप डब्ल्यूबी में भी ईजी हो जाएगा। बस इनके जो अंग है वो थोड़े से डिफरेंस है और कार्य थोड़े से डिफरेंस है, बाकी सेम चीज़ आता है सब कुछ, ठीक है। अब हम बुक से पढ़ते हैं फ्रेंड्स, जितनी जल्दी जल्दी कर सके, क्योंकि फ्रेंड्स आपका पहले से यहाँ पे 5 से 8 मिनट का टाइम बीत चुका है, तो बुक से करते फास्टली, ठीक है। ये रही आपकी बुक। इसमें सबसे पहले बात करूँ तो बहुपक्षीय संस्थाएं, जिसमें संरचना, संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में बात करने वाले आईएमएफ के बारे में। तो आईएमएफ की स्थापना 22 जुलाई 1944 को होती है, ठीक है। इसका नॉर्मली जो उद्देश्य होता है वित्तीय स्थिरता और जन सुविधा को प्राप्त करना होता है। इनका वो मेन जो पर्पज़ है क्या होता है कि भाई पूरे में ना जन सुविधा प्राप्त दिया जाए, वित्तीय स्थिरता लाई जाए पूरे विश्व में, ठीक है। रोजगार में वृद्धि किया जाए, रोजगार, गरीबी कम किया जाए, मध्य भूमि, मतलब ये सब होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि की जाए, ठीक है। आर्थिक समृद्धि की जाए, अंतर्राष्ट्रीय कोष, मौद्रिक नीति समस्याओं को हल किया जाए, मतलब किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना रहे, आर्थिक तौर पर जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। इसका मेन पर्पस यही होता है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं इसके अंदर में, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के महत्वपूर्ण कार्य। भाई कार्य इंपॉर्टेंट, मैंने जैसे पहले ही कहा था कि इसके क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो कार्य, इसके अंग, ठीक है, और इसके संस्थाएं, इसके विभाग, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आईएमएफ के बारे में आता है, ठीक है। तो आईएमएफ के अगर क्वेश्चन आता है ना तो उसके विभाग, कार्य, अंग, ठीक है, सदस्य, सबके बारे में हमें बताना पड़ेगा और अच्छे से बताना पड़ेगा, क्योंकि 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के महत्वपूर्ण कार्य की अगर बात करें तो महत्वपूर्ण कार्य में यहाँ पे दे रखा है आपको 5 से 6 कार्य। कहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पूंजी निवेश के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पहुंचाती है। भाई नॉर्मली इसका काम क्या होता है, पूंजी निवेश करना, कि भाई व्यापार में यहाँ से वहाँ निवेश करो, वहाँ पे यहाँ इन्वेस्ट करो, आपका फायदा होगा, नुकसान होगा, ये इसका मेनली रीजन होता है, पर्पज होता है करने का, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कई सारे देशों की कठिनाई, जिनको मजबूरी पड़ रही थी, मुसीबत आ रहा था, उनकी हेल्प करना, मेनली ये नॉर्मल कार्य होते हैं। बट जो बुक में देखा कुछ वो बात करते हैं हम। कहता है कि वो सदस्य राष्ट्र को सरकार के केंद्रीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के आधार पर आर्थिक समझौते के, मतलब
वो जो भी इसके सदस्य देश होते हैं, जो भी इसके सदस्य देश, चाहे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, जापान, जो भी हो सदस्य देश थे, उनको ना, उनको अनुभवी मतलब अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के अनुसार, मतलब ना अपने एडवाइजरों की मदद से ना वो क्या कहते हैं, सलाह देते हैं। सलाह भाई, और आज की दुनिया में सलाह सबसे टफ होता है देना, सबसे आसान होता है। आईएमएफ क्या करते हैं, सलाह देती है लोगों को, उनको विश्व के केंद्रीय मंत्री और वो वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक जो रिजर्व गवर्नर होते हैं, केंद्रीय वित्त गवर्नर, उनको सलाह देते हैं कि आपको अपने देश में ये मौद्रिक नीति लानी चाहिए, ठीक है, इस तरह की परिवर्तन करना चाहिए, आर्थिक नीति लानी चाहिए, ठीक है, इस तरह की सलाह देते हैं। पहला काम ये होता है जिससे ना उस देश का विकास हो सके। दूसरा काम कहते हैं शोध, सांख्यिकी, अनुमान, मतलब ना वो पूरा एक ना चीज़ के जरिए, शोध के जरिए, मतलब शोध मतलब क्या, कि पूरा रिसर्च करके, सांख्यिकी मतलब एक पूरा डेटा कलेक्ट करके, ठीक है, पूर्वानुमान मतलब एक ना अनुमान लगाकर, ठीक है, और इसके बाद वो लोगों के लिए आर्थिक स्थिति इस तरह का बाजार उत्पन्न करती है जिससे वो उस जगह का विकास हो सके, ठीक है, इस तरह से बात करते हैं। आगे यहाँ पर अगर हम पॉइंट देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कहता है कि आर्थिक कठिनाइयों से उभरने के लिए भी ना सदस्य राष्ट्रों को ऋण मुहैया करवाती है। जिनको आर्थिक रूप से प्रॉब्लम है, बहुत सारे देश है जिनको आर्थिक रूप से प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल साबित होती है। अगला इसके अंदर यहीं पे पॉइंट कहता है कि विकासशील देशों में गरीबी निपटाने के लिए, सब तो नॉर्मल यार, अगर कोई बैंक खुलता है तो क्या रीजन होगा भाई, गरीबी दूर करना, आर्थिक रूप से लोन देना, ये सब रीजन होता है ना। सेम यहाँ पे भी वही कहता है, आर्थिक प्रबंधन सुधार करना, राष्ट्रीय तकनीक, अगर किसी को मान लो मतलब आजकल क्या होता है, होम लोन लो, स्टडी लोन लो, ठीक है, आपको वर्कशॉप खोलना है तो वर्कशॉप लोन लो, तो सेम इस तरह से ना आर्थिक अगर तकनीकी सुधार भी चाहिए, किसी को प्रशिक्षण सुधार, तो उसके लिए भी हम लोन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपको याद होगा शशि थरूर जो कांग्रेस के एक नेता है, तो जब केरल के अंदर बाढ़ आया हुआ था तो उन्होंने सऊदी अरेबिया से पैसे की मांग करी थी कि वो हमें वो दें, डोनेट करें, ठीक है। इस तरह की चीज़ें भी आईएमएफ के अंदर में भी आती है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं भी डोनेट करती है। जैसे सरदार सरोवर बांध जब हमारे गुजरात में बना था तो उसमें भी वर्ल्ड बैंक ने बहुत सारे पैसे डोनेट किए, ठीक है। ऐसे ही बहुत जगह डोनेट किया जाता है या फिर सरकार को दिया जाता है कि आप इसके लिए काम करो, लोगों की भलाई के लिए काम करो। अगर आप ये काम करते हो तो लोगों को फायदा होगा, लोगों को फायदा होगा तो विकास होगा आपका। इस तरह की चीज़ें की जाती है, ठीक है। आईएमएफ द्वारा ना, मतलब अब ये यहाँ तो हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है जो ये वाला है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये वाला कि आईएमएफ का ना, आईएमएफ के द्वारा उठाए गए कदम, मतलब कौन से कदम उठाए गए, मुश्किल भरे, मतलब कौन कौन से टाइम है, मुश्किल जो टाइम था उनका, टाइम पीरियड जो मुश्किल से भरा हुआ था, तो उस समय में कौन कौन से कदम उठाए गए। भाई सबसे पहला मुश्किल भरे कदम में क्या होता है उसके, कि आईएमएफ द्वारा ऋण मुहैया करवाना। ऋण मुहैया समझ में आता है या इसको मैं डिफाइन करूँ? नॉर्मल से यार समझ में आता है। ऋण मतलब उधार देना, ठीक है, लोन प्रोवाइड करना, उधार देना। किसको देता है आईएमएफ? कभी किसी लोग को नहीं देता, किसी पर्सन को नहीं देता कि मुकेश अंबानी या फिर ना टाटा बिरला या मुझे लोन दे दिया। आईएमएफ हमेशा एक देश के बारे में बात करता है। भाई हम ना बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, बड़े अमीर बड़े लोगों को, देश, यहाँ पे एक देश दूसरे देश के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो आईएमएफ क्या करता है? ऋण मुहैया करवाता है। ऋण किसी व्यक्ति को नहीं, देश को मुहैया करवाता है, ठीक है। तो कहता है आईएमएफ ऋण देने की व्यवस्था सहयोगी देशों को मजबूत करने का प्रयास करती है। ऋण देता क्यों है? जिससे ना जो लोग हैं, कमजोर देश हैं, वो अपनी पैरों पे खड़े हो सके। तो इस तरह के कारण होते हैं। दूसरा होता है कि वैश्विक क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण मजबूत करना। भाई आईएमएफ क्या करता है कि जो भी उनकी जो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था होती है ना, उसको सक्षम बनाने के लिए अलग अलग तरह के पॉलिसी ला रहा होता है, उनको सुझाव दे रहा होता है, ठीक है, सजेशन कर रहा होता है, ठीक है। नई नई सेवा और क्रम के लिए लोन या फिर अलग अलग तरीके से उनका वर्क कर रहा होता है, शोध के जरिए उसको कार्य करवाता है। तो ये आईएमएफ के भी मुश्किल भरे, मतलब ये काम टाइम पे ये वर्क करता है। अगर और आगे बात करोगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर आता है वैश्विक आर्थिक संतुलन की सहायता करना। जब उनकी ना वर्ल्ड इकोनॉमिक लुकआउट, मतलब हर साल ना उनका एक वर्ल्ड इकोनॉमिक लुकआउट करके आता है, जिसके अंदर में बताया जाता है कि किस देश की इकोनॉमी किस तरह प्रकार की है, किस तरह से वर्क करना चाहिए। तो उसके लिए सही सजेशन और ना उसके सजेशन दिया जाता है, और जो सम्मेलन की जाती है उसके अंदर किसी देश के वित्त मंत्री या फिर उस देश का केंद्रीय बैंक का गवर्नर को दिशा निर्देश प्रस्तुत की जाती है। मतलब एक ना गाइडलाइन दी जाती है कि भाई आपको अगर इस देश इस तरफ से चलोगे, ऐसे से चलोगे तो आप देश इतना ज़्यादा आपका तरक्की करेगा, इस तरफ चलोगे तो इतना ज़्यादा तरक्की करेगा। समझ में आता है फ्रेंड्स? अगला इसमें बात करता है कि पूंजी बाजार और समृद्धि विश्लेषण। पूंजी बाजार और समृद्धि विश्लेषण क्या होता है कि बाजार के अंदर में किस तरह का आर्थिक, मतलब अधिक से अधिक ज़्यादा लाभ उठाया जा सके, पूंजी बाजार क्या हो, विश्लेषण किस तरह से किया जाना चाहिए, ठीक है। मतलब किस तरह से ना बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी इसके बारे में पता चलता है उसमें से।
अगला इसके पॉइंट कहता है कि वित्तीय क्षेत्र और नाजुकता की निर्धारण करना। इसके अंदर कहता है पूंजी प्रवाह, सतत पूंजी प्रवाह और ना मतलब किस तरह से वित्तीय क्षेत्र है, किधर हम इन्वेस्ट करेंगे तो कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, विश्व के देश और वित्तीय क्षेत्रों में होने वाली कठिनाइयों के अंतर्गत ना आईएमएफ क्या करता है, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं होते हैं वो लोन देना और उनके हिसाब से सुझाव देना। मेनली जो इसका सबसे बड़ा वर्क होता है ना वो सजेस्ट करते रहना सबको, कि गाइड करते रहना कि इधर से इधर चलोगे, इधर से उधर कर चलोगे तो ये अच्छा होगा। ये सबसे बड़ा कार्य के तौर पर जाना जाता है। गरीबी निवारण के लिए कार्य करता है भाई, सबसे बड़ा कार्य इसका यही होता है, सबसे बड़ा समाज सेवा गरीबी निवारण के लिए कार्य करता है, जिसमें ना मतलब प्रति व्यक्ति ना प्रतिदिन $1 जीवन निर्वाह के लिए मतलब करना पड़ रहा है। मतलब उन्होंने एक सेट कर रखा है, एक अमाउंट सेट कर रखा है कि $1, अगर आप $1 प्रतिदिन निर्वाह करते हो तो मतलब आप क्या हो, गरीब नहीं हो। $1 मतलब 70 रुपये, 70 रुपये, शुक्र है 70 रुपये कर रखा है, नहीं तो हमारे इंडिया में 35 रुपये था कि 35 रुपये का आप एक दिन में कमाते हो तो आप गरीबी रेखा से नीचे नहीं आते। 35 रुपये में यार कुछ खाने के लिए मिलता हो तो बताना मुझे भी, आई वॉन्ट टू परचेज। ठीक है, ये हमारी सरकार ने क्या तय कर रखा है कि 35 से 40 रुपये के बीच में अगर आपकी एक दिन की इनकम है तो आप गरीबी रेखा में नहीं हो। शुक्र है इन्होंने आईएमएफ वालों ने $1 कर रखा है जो 70 रुपये है, हमारे मेहरबानी से, मतलब हमसे अच्छी स्थिति है। आईएमएफ के नियमों में सुधार भाई, इनके ना जो अब समय समय पे ना जैसे जो भी नियम होते हैं उसके अंदर चेंजेस भी की जाती है। ठीक है, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से कोई नियम कठोर है, लचीला है तो उसको कठोर लचीला बनाने में मतलब हेल्पफुल मिलती है, तो ये नियमों में वो सुधार भी किया जाता है। और ये 2008 से मई 2008 से ना सदस्य देशों के ना पैकेज में सबसे पहले सुधार की गई थी, मतलब उस तरह सुधार किया जाना। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में ना जो सदस्य होते हैं उनकी प्रतिनिधित्व में भी सुधार की जाती है। ठीक है, आर्थिक उत्तरदायित्व और निभाना और मतलब भाई जो भी सदस्य राष्ट्र होते हैं उनका एक ना जो कर्तव्य है, जो रोल दिया गया है, सबको अपना रोल प्ले करना पड़ता है। तो इस तरह से ये आईएमएफ के मतलब मुसीबत के टाइम में किस तरह से कार्य करती है वो पता चलता है हमें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है आईएमएफ की संरचना, पेज नंबर आपका 30 पे, आईएमएफ की संरचना। अभी इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि आईएमएफ है कैसा भाई, मतलब स्ट्रक्चर उसका किस तरह से कैसे क्या बना हुआ है। तो सबसे पहला आता है प्रबंधन निदेशक। प्रबंधन निदेशक क्या होता है, जो डायरेक्टर होता है पूरे आईएमएफ का, जो हेड होता है, हेड ऑफ डायरेक्टर, उसके बारे में बात करते हैं। कहता है आईएमएफ एक प्रबंधक निदेशक के नेतृत्व में कार्य करता है भाई, सबसे बड़ा डायरेक्टर के अंदर कार्य करता है। ठीक है, जो कार्यपालिका बोर्ड का अध्यक्ष के साथ साथ कर्मचारियों का भी प्रमुख होता है। जो निर्देशक होता है वो कार्यपालिका बोर्ड का, कार्यपालिका जो उसके अंदर जो सदस्य हैंगे, कार्यपालिका बोर्ड का ना वो अध्यक्ष होता है। ठीक है, कार्यपालिका बोर्ड का वो अध्यक्ष होता है, और साथ साथ जो कार्यपालिका बोर्ड के जो कर्मचारी होते हैं उनके भी वो हेड के तौर पे माना जाता है। ठीक है, ये होता है। तो इस तरह से सबसे पहला मतलब संरचना में उसका आता है प्रबंधक निदेशक। उसके बाद आता है समझौते के, मतलब ना ये अलग अलग पॉइंट बताया गया है उसके अंदर में। अब कौन कौन से आते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा कर्मचारी, अब इसके अंदर में कौन कौन से आते हैं तो यहाँ पे देख लो फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ। वित्तीय संरचना, आईएमएफ की संरचना बात करें तो वित्तीय विभाग, राजकोषीय विभाग, मौद्रिक पूंजी नीति, विधि विभाग, रणनीतिगत पुनर्विचार विभाग, शोध विभाग, ये सब चीज़ें आती हैं। वित्तीय विभाग क्या है, जो आईएमएफ के ना संसाधनों द्वारा ना मतलब उपयोग किया जाता है, प्रबंध किया जाता है कि हाँ किस तरह से कितना पैसा किधर क्या करना है, वो सब चीज़ें वित्तीय विभाग में आता है। शोध विभाग क्या है, जो अलग अलग देशों की ना नीतियों पर निगरानी रखता है, शोध करता है, मतलब जांच करता है, हमेशा जांच कर पड़ताल करता रहता है कि किस हिसाब से कौन सी नीति अपनाएंगे तो हमारा कितना ज़्यादा फायदा होगा, तो ये शोध विभाग में आ जाता है। सांख्यिकी विभाग क्या है, जो डेटा कलेक्ट करके रखता है कि इतना डेटा उसके पास है, ये वो ऐसा करके। ठीक है, तो सांख्यिकी विभाग में आता है। इस तरह से फ्रेंड्स आप कर सकते हो, इजिली ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, आगे आप बात करोगे तो इसके अंदर में आता है अनुदान मताधिकार। आईएमएफ के ना जो टोटल जो अभी टोटल वर्तमान में जो आईएमएफ है वो टोटल उसके अंदर में 185 देश है। वर्तमान में आईएमएफ के अंदर में 185 देश हैं जिनके ना अलग अलग सदस्य और अलग अलग मतलब आवेदन के थ्रू जुड़े हुए हैं। ठीक है, और आईएमएफ में जुड़ने का एक रूल होता है कि अगर कोई देश हमें आईएमएफ में जुड़ना पड़ता है तो उसको जुड़ने के लिए उसको कुछ अनुदान के तौर पर कुछ उसके अंदर देना पड़ता है। ठीक है, मतलब देखो ये दे भी रखा है यहाँ पर, अनुदान के तौर पर उसके अंदर कुछ सहयोग करना पड़ता है, देन वो जुड़ सकता है आईएमएफ में। ठीक है, और लोगों को कुछ ना विशेषाधिकार भी मिलते हैं आईएमएफ में जुड़ने के बाद, उनको विशेषाधिकार मिलते हैं। सबसे पहला तो अनुदान, कि भाई आपको जुड़ने के लिए, सदस्यता प्राप्त करने के लिए उसको कुछ देना पड़ेगा, मतलब एक अमाउंट देना पड़ेगा, जिसमें से 25% जो होता है ना अमाउंट आईएमएफ की मुद्रा में देना पड़ता है। जो आईएमएफ मुद्रा मानता है, एक्सेप्ट करता है, जैसे $1 आईएमएफ की मुद्रा है तो वो डॉलर के अंदर में आपको 25% देना पड़ेगा, और बाकी जो 75% बचता है वो आपको अपने अमाउंट में अपने करेंसी के रूप में देना पड़ेगा। मताधिकार मतलब ना यहाँ पर 250 वोट, मतलब एक सदस्य को 250 वोट प्राप्त होते हैं भाई, 250 वोट दे सकता है। पर अगर 250 से ऊपर अगर वोट लेना चाहिए तो आपको इतने रुपये खर्च करो,
आपको इधर मतलब 1 लाख 10 लाख रुपए खर्च करो, उसके हिसाब से आपको वोट खरीद सकते हो आप अपने लिए, ठीक है। मतलब आपके पास ज़्यादा बार चांस होंगे वोट डालने का। तो इस तरह की चीज़ें आईएमएफ करती है, ठीक है। उसी तरह से और भी अगर हम इसके अंदर बात करें फ्रेंड्स, तो आईएमएफ है वो टोटल, मतलब आईएमएफ के टोटल 5 विभाग है पूरे विश्व के अंदर में। पूरे विश्व के अंदर में आईएमएफ कितने रूप से कार्य करती है? 5 विभाग के कार्य करती है, ठीक है। जिसके अंदर से ना मतलब 5 विभाग है। जो अफ्रीका विभाग है उसके अंदर 44 देशों की देखरेख की जाती है। सबसे पहले अब दोबारा से मैं बताऊं, आईएमएफ के टोटल 5 विभाग हैं। 5 विभाग में से जो अफ्रीका विभाग है वो 44 देशों की देखरेख करती है। एशिया विभाग है वो 33 देशों की देखरेख करती है। और यूरोपीय विभाग है वो 42 देशों की देखरेख करती है। मध्य एशिया विभाग है वो 32 देशों की देखरेख करती है, ठीक है। उसी तरह ना मतलब अर्ध विभाग जो है, मतलब पश्चिमी अर्ध विभाग है वो 34 देशों की देखरेख करती है। इस तरह से टोटल ना जो पूरा विश्व है वो अलग अलग पार्टों में बटा हुआ है। टोटल 5 पार्टों में आए अपने बांट कर अलग अलग विभागों के अंदर में कार्य करवाती है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो आई होप सो। आगे हम करते हैं इसके अंदर में। अब ना हम संगठन और शासकीय, इसके अंदर में कौन कौन से पद दिए जाते हैं कैसे। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर कौन होता है भाई? हेड ऑफ द जो पूरा होता है वो कितने साल के लिए आयोजित किया जाता है, ये सब आप पढ़ने वाले हो इसके अंदर में। ये ज़्यादा वो है नहीं, बट फिर भी ठीक है। कार्यपालिका क्या होता है, कार्यपालिका किस तरह कार्य करता है, मंत्री समितियाँ क्या होती हैं, ये पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद जो आपका मेन है, मैं वो डायरेक्ट वहाँ पर आता हूँ, क्योंकि ये आप अगर नॉर्मली पढ़ लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो मेन है वहाँ पर आते हैं। मेन है यहाँ पर आता है गाइस, ये आईएमएफ द्वारा ऋण उपलब्ध कराना, ठीक है। आईएमएफ द्वारा ऋण उपलब्ध करवाना ये सबसे मेन है कि आईएमएफ क्या करता है भाई? ऋण उपलब्ध करवाया जाता है सर उनको, देशों को। तो करवाने का रीजन क्या होता है भाई? कि देशों को समर्थ करना, काबिल बनाना कि हाँ भाई वो अपने हिसाब से चल सके, मॉडिफाई हो सके। तो इस तरह के कार्य होते हैं जो आईएमएफ ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य करता है, ठीक है। ये और देशों को संरक्षण प्राप्त करवाना, उनके जो आईएमएफ के ऋण उपलब्ध करवाने के ना 3 मुख्य कारण होते हैं, उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है कि प्रथम सदस्य देशों को सहायता कर सके। पहला भाई जो सदस्य है उसको सहायता कर सके। दूसरा होता है कि ना वो देनदार के प्रति ना विनियमित मतलब उसको एक ना जो जिसको देना है उसके अंदर एक विश्वास जगा सके भाई कि आप जुड़ते रहो। आप कई बार दुकान पे जाते होगे ना, कोई नया दुकान खुलता है तो क्या करता है कि आप अगर एक कुछ भी ले रहे हो, सपोज करो आपने एक दूध की पैकेट ली, थैली ली, तो उसके साथ ना एक टॉफी फ्री दे देता है। तो हम क्या करते हैं, वो दुकानदार क्या सोच रहा होता है कि हम इसका अगर विश्वास बना लेंगे ना लोगों के मन में, तो वो लोग हमारे पास ही नेक्स्ट टाइम ना मेरे पास ही आएगा खरीदने के लिए, किसी और के पास नहीं जाएगा। तो सेम इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर हम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और ना प्रमुख ऋण सुविधाएं, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो आता है फ्रेंड्स आपका, वो आता है प्रमुख ऋण सुविधाएं। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर में बात करते हैं कि कौन कौन से तरह के ना ऋण प्रोवाइड करवाता है, लोन देता है आईएमएफ। जैसे स्टैंड बॉय अरेंजमेंट, ठीक है, इस तरह से हैगा। स्टैंड आईएमएफ के ना इस सप्लीमेंट रिजर्व फैसिलिटी, इस तरह से मतलब अलग अलग तरह के ना जो ऋण व्यवस्था दी जाती है आईएमएफ के द्वारा, उसके अंदर में बात करने वाले हैं कि किस किस तरह से बात की जाती है, मतलब क्या क्या ऋण दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये पूरा आपका जो चैप्टर था आईएमएफ के ऊपर बना हुआ था। तो ये चैप्टर फर्स्ट पार्ट है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो वर्ल्ड बैंक के ऊपर में आएगा, जो वर्ल्ड बैंक के कार्य क्या है। तो फ्रेंड्स मैंने ना इसको थोड़ा थोड़ा बीच में से बताया, उतना ज़्यादा डीपली नहीं गया हूँ। तो लास्ट के जो कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं प्लीज़ आप अपना एक बार खुद भी पढ़ें, जिससे आपका पूरा एक व्यू क्लियर हो जाए। और इस बुक का सबसे बेकार चीज़ क्या है फ्रेंड्स, कि इसमें जो चैप्टर्स हैं वो बहुत अजीब गरीब है, उल्टे सीधे दिए गए। अगर एक रियल फॉर्मेट में सही तरीके से दिया जाता ना, सही ऑर्डर में, तो आपके लिए ईजी हो जाता पढ़ना। पर ये सही ऑर्डर में ना होने के कारण ये थोड़ा टफ है। तो फ्रेंड्स जो इतना वीडियो से हेल्प मिल रहा है, होप सो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। आप उसके हिसाब से पढ़ लो, ईजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके अंदर में आपको इसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा। फिर उसके बाद 3 से 4 चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा इजीली। डोंट वरी फ्रेंड्स, आपका एग्जाम से पहले मैं खत्म करवा दूंगा। और फ्रेंड्स आप बाकी चैप्टर्स पे ध्यान दो, बाकी रिवीजन भी शुरू करो, और बाकी सिलेबस, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी ध्यान दो, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स लास्ट एंड आपके लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 6 जून तक हमारा एक टारगेट है, उसे कंप्लीट करवाने में हेल्प करें। और फ्रेंड्स अपने उन दोस्तों को भी बताएं जो जिनको ज़रूरत है, इन वीडियोस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं सभी के लिए वीडियो आ चुकी हैं लगभग। तो फ्रेंड्स प्लीज़ उन्हें भी बताएं। और लास्ट आज का जो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, WB की स्थापना कब हुई? वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस में तो मैं बताऊंगा ही, बट फिर भी आप ढूंढोगे या बताओगे मुझे WB की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का है, WB की स्थापना कब हुई। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।